प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ लास्टा। और आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक्स हम शामिल करेंगे उसमें सबसे पहले दुनिया भर के लीडर्स की मौजूदगी में तेहरान पर इसराइल का हमला, हमास के सरबराह इस्माइल हनिया मिसाइल हमले में शहीद। इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेना तेहरान का फर्ज है। आयतुल्लाह खामनाई का हमले के बाद बड़ा ऐलान, क्या मशरिक़ वुस्ता में जंग के खतरात बढ़ गए? इसके अलावा बात करेंगे सैलाब ज़दगान के लिए जमा किए गए करोड़ों रुपए के फंड्स 3 साल गुजरने के बावजूद पाकिस्तानी सफारती हुकाम ने अपने पास रख लिए। बड़ा इंकशाफ सामने आ गया। कीनिया ने पाकिस्तान फंड्स मुंतकिल करने से क्यों रोका? अहम वजूहात इसके पीछे जो रही हैं उसको शेयर करेंगे आपके साथ। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तानी इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा, कई पाकिस्तानियों को बड़ी बड़ी सजाएं सुनाए जाने का इंकशाफ। यूएई हुकाम ने खलीजी ममालिक में मुकीम सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले पाकिस्तानियों के लिए बुरी खबर दे दी। प्रोपेगेंडा करने वाले पाकिस्तानियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला, क्या सजाएं दी जाएंगी, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे पाकिस्तान चीन के साथ एक्सपोर्ट बढ़ाने में नाकाम। गुज़िश्ता 3 सालों में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के 2300 से जायद दहशतगर्दाना वाकयात में सैकड़ों पाकिस्तानी जाँ बहक। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खारजा उमूर में अहम इंकशाफात। अमरीका पाकिस्तानी मसनूआत की एक्सपोर्ट की बड़ी मंजिल बन गया। चीन के साथ तिजारती मामलात पर मेंबरान असम्बली ने कई अहम नुक्ते उठा दिए। ये तमाम टॉपिक्स हैं जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और हमें ज्वाइन करें डिस्कशन के लिए कामरान यूसुफ साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, दिफाई तज्जियाकार भी हैं, और जो इंटरनेशनल न्यूज़ है उस पर भी इनका एनालिसिस बहुत इंसाइटफुल और फ्रूटफुल होता है। उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कामरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा, ये जो सिंस मैं कह रही थी कि आपकी जो इंटरनेशनल मामलात हैं उस पर आपका एनालिसिस भी बहुत फ्रूटफुल होता है और आपके पास खबर भी उस हवाले से होती है। हम बात करेंगे ये जो हमला हुआ है और तमाम लीडर्स की मौजूदगी में ये तेहरान पर इसराइल का हमला, जिसमें इस्माइल हनिया जो हैं वो शहीद हो गए। ये बताइएगा कि इसकी डिटेल्स क्या है, इस हमले की बैकग्राउंड और डिटेल्स आपके पास क्या हैं? देखिए, जो डिटेल्स हैं वो तो जो सामने आ रहा है कि एक तो क्लियरली कह रहे हैं कि टारगेट किया है इसराइल ने कि जब वहाँ पर इनॉग्रेशन के लिए मौजूद थे ईरान की जो नए सदर की ओट टेकिंग थी, और उनके साथ जो उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी उसमें जो है वो शहीद हुए हैं। अब इसके हवाले से जो क्लैरिटी है वो बिल्कुल इस तरह से नहीं है, क्योंकि जो ईरान के हुकाम की तरफ से जो इनिशियली बयान सामने आया है उसमें तो वो यही कह रहे हैं कि उनको टारगेट किया गया है, उनको निशाना बनाया गया उनकी रेजिडेंस को, और मजीद वो कह रहे हैं कि इस हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। जो अदरवाइज इंटरनेशनल मीडिया और डिफरेंट सोर्सेज जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें 2 तरह की बातें हो रही हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि ये प्रिसीजन गाइडेड जो मिसाइल अटैक है जो इसराइल ने किया है। दूसरा एयर स्ट्राइक्स की बात हो रही है कि फाइटर जेट के जरिए ये टारगेट किया है इसराइल ने। तो और दूसरा ये है क्योंकि इसके हवाले से कोई अभी तक तो बज़ाहिर कोई उस तरह की इमेज फुटेज वगैरह तो सामने नहीं आई, बट दैट शोज कि जो भी इसराइल ने ये कार्रवाई की है वो बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से की है। इसका मतलब है कि उनके पास टेक्नोलॉजी भी थी और ऑन ग्राउंड जो है वो क्लियरली उनके पास इंटेलिजेंस भी मौजूद थी। और जो सबसे अहम इस वक्त ये सवाल है कि जाहिर है कि ईरान के सदर की इनॉग्रेशन थी, दुनिया भर से लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे, तो सिक्योरिटी तो वैसे ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी होनी चाहिए थी। और सिंस जो ये इस्माइल हानिये थे इन तो वैसे ही ये हिट लिस्ट पर थे इसराइल की, और उनको किस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी। तो इसलिए आई थिंक इस सारे वाक़े में जो ईरान है उसके हवाले से बहुत से सवालात हैं जिनको जवाब देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक बिल्कुल गैर मामूली वाक़या हुआ है। और यकीनी तौर पर अब क्या इसकी मुकम्मल तफसीलात कभी बाहर आएंगी और ईरान इसके हवाले से क्या तौजीह पेश करते हैं, क्योंकि एक तो इंटेलिजेंस फेलियर भी है ईरान का, एंड सेकेंडली उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम वटेवर जो भी है उनका, कि आखिर अगर मिसाइल के जरिए उन्होंने हमला किया या एयर स्ट्राइक्स किए, क्योंकि ईरान की जो एयर स्पेस है उसकी वायलेशन हुई है, तो आखिर ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाया। तो इसलिए एट दिस मोमेंट आई थिंक ज्यादा क्वेश्चंस हैं आंसर्स के मुकाबले में। ठीक है कामरान, ये बताएगा कि जिस तरह से हमने रिएक्शन देखा है ईरान का, आयतुल्लाह खामनाई ने जिस तरह से कहा कि इसका जो बदला लेना है वो अब फर्ज है हम पे, तो किस किस्म की रिटेलिएशन देख रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? देखिए, इट इज टू अर्ली कि किस तरह की वो रिटेलिएशन देगी, क्योंकि एक जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आमतौर पर इस सारे
जो मामले में हमेशा पाई जाती हैं। एक जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है वो ये भी कह रहे हैं कि ये CIA हो या बाकी मुसाद और ये सारों ने मिल के, क्योंकि टॉप लीडरशिप को तो एलिमिनेट वो करना चाहते थे, लेकिन ईरान का इंतखाब जो है, तेहरान का इंतखाब इसलिए किया गया है कि शायद कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, खुद इजराइल भी चाहता है कि वो प्रोवोक करे ईरान को कि वो जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो लड़ाई है उसमें कूदें, और अगर वो कुछ जवाबी बड़ी कार्रवाई करते हैं तो अमेरिका भी उसमें फिर शामिल हो, और फिर अमेरिका और जो बाकी मगरबी ताकतें हैं उनको एक जवाब मिले कि वो ऑल आउट जो वॉर अगेंस्ट ईरान के लिए जाए। मतलब ये एक, मैं कह रहा हूँ कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, बट आप इसको रूल आउट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इजराइल की ये ख्वाहिश रही है हमेशा से, जब से उन्होंने गाजा में बर्बरियत शुरू की, कि अमेरिका बराह रास्त उसमें शामिल हो। अमेरिका यकीनी तौर पर उनको सिक्योरिटी असिस्टेंस दे रहा है, उनको बिलियंस ऑफ डॉलर्स का असला फराहम कर रहा है, लेकिन उस तरीके से बराह रास्त अभी तक इस जंग में शामिल नहीं हुआ। लेकिन इजराइल की जो हार्ड लाइनर्स है वहां पर, उनकी ये ख्वाहिश जरूर है कि वो इसमें शामिल हो, और आई एम श्योर कि ये जो सारी कैलकुलेशंस हैं ये ईरान के माइंड में भी होंगी कि अगर हमने रिएक्ट करना है तो कैसे हम रिएक्ट करें, क्या टिट फॉर टैट अटैक होगा, इसी तरह का कोई इजराइल का हाई वैल्यू टारगेट जो है उसको निशाना बनाया जाए, बराह रास्त कार्रवाई की जाए, या जो ईरान का एक टिपिकल तरीका रहा है कि जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जिसे कहते हैं, कि जहां पर ये जो डिफरेंट मिडिल ईस्ट के अंदर ग्रुप हैं, उसमें हिजबुल्लाह है, हमास है, इस्लामिक जिहाद है, इस तरह के ग्रोह हैं जिनको सपोर्ट करता है ईरान, उनके जरिए कोई यूनिफाइड अटैक जो है इजराइल के खिलाफ लॉन्च किया जाए। बट एट दिस स्टेज आई थिंक इट इज टू अर्ली टू से, एंड आई एम श्योर कि ईरान के लिए अब ये एक प्रेस्टीज का भी मामला है और एक डिटेरेंस का भी उनका मामला है कि उनके कैपिटल के अंदर इस तरीके से इजराइल का असैसिनेट करना एक हाई वैल्यू टारगेट को, और पूरी मुस्लिम दुनिया दे आर रेजिंग क्वेश्चंस अबाउट ईरान। तो आई थिंक उनको सेटिस्फाई करने के लिए भी ईरान को कोई ना कोई कार्रवाई तो करना पड़ेगी, और वो कार्रवाई किस नौयत की होती है, क्या वो रिएक्शन जब देंगे तो मामला वहीं पे रुक जाएगा या उससे एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट ट्रिगर होगा, ये आई थिंक दैट रिमेन्स टू बी सीन। जी कामरान, बहुत शुक्रिया आपका। अभी हमने देखा कि 2 दिन पहले शहबाज शरीफ साहब का भी ये शेड्यूल था कि इन्होंने भी ईरानियन प्रेसिडेंट की ओथ टेकिंग में जाना था, और अचानक हमें बताया गया कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नहीं जा रहे, उनकी जगह इसहाक डार साहब गए हैं। तो कुछ वही सोशल मीडिया पे, जैसे आपने भी कहा कंस्पिरेसी थ्योरीज की, ये भी था कि शायद कोई हमारी साइड पर कोई इंट्यूशन थी कि इस तरह के खुदा न खास्ता कोई वहाँ पर चीज़ें डेवलपमेंट्स हो सकती हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो ईरान में नहीं होने चाहिए। आई थिंक अगेन आई वुड से कि कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये होगी, अगर ये इस तरह का कोई कार्रवाई अगर हो भी रही थी तो आई थिंक ये हाईली टॉप सीक्रेट होगा, क्योंकि जो अमेरिका है वो ये भी दावा कर रहा है कि आमतौर पर जब इजराइल इस तरह की कार्रवाई करता है तो अमेरिका को ऑन बोर्ड लेता है। तो अमेरिका कम अज कम पब्लिकली ये दावा कर रहा है कि उनको भी नहीं पता था कि इजराइल इस तरह की कार्रवाई करने वाला है। तो आई थिंक इट इज फार फेच्ड। जो हमें जराए ने बताया वो तो यही था कि जो लास्ट 11th आवर चेंज ऑफ प्लान हुआ शहबाज शरीफ साहब का, कि उनकी जो तबीयत जो है वो नासाज थी, उन्होंने जो अपनी जो पब्लिक इंगेजमेंट्स हैं पिछले 2-3 दिन से उनको कर्टेल कर दिया था, तो ये प्राइमरीली रीजन बताई गई है। बट क्योंकि अब एक इंसिडेंट हो गया है और हमारे यहाँ ऑब्वियसली फिर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो हर तरह की होती हैं, बट आई सीरियसली डाउट कि अगर इस तरह का इतना हाईली सोफिस्टिकेटेड कोई कार्रवाई हो रही थी तो शायद पाकिस्तान को कोई नो हाउ थी या पहले से इंफॉर्मेशन थी। तो आप समझते नहीं है कि इतना बड़ा एक डेयरिंग किस्म का अनप्रेसिडेंटेड, कभी मुझे नहीं याद पड़ता किसी मुल्क ने इस तरह आम हालात में किसी के कैपिटल पे उन्होंने टारगेटेड असैसिनेशन की हो, किलिंग्स की हो। बड़े बड़े दुश्मनियाँ हैं दुनिया में, बड़े बड़े मुल्क हैं जिनकी आपस में दुश्मनी है, लेकिन एक प्रोटोकॉल, एक इतना तो कम अज़ कम मतलब है उसमें रखी जाती है SOPs के, किसी के कैपिटल पर जाकर आपने अटैक नहीं करना। तो अगर ये कर रहे हैं, जैसे आपने भी अभी कहा कि वो चाहते हैं कि ईरानियन जो है उनको जवाब दें और एक फुल फ्लैज वार उसमें लड़ी जाए, तो आप समझते हैं कि वहाँ पे ईरानियंस की अपनी इस वक्त क्या हालत होगी कि दे स्टैंड एम्बेरेस्ड, शॉक्ड एंड स्टन्ड, कि अगर जिस तरह का किया, या आपने भी कहा कि ईरानियन तो बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज हुए हैं, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी सिक्योरिटी, तो ये कैसे फिर अपने आप को रिकवर करेंगे इस उसमें से, ट्रेजिडी में से? आई थिंक बहुत बड़ी ट्रेजिडी है, एम्बेरसमेंट भी है, और अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर रिएक्शन देखें तो आई थिंक ईरान के किरदार के हवाले से भी लोग सवालात उठा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आखिर जब उनको पता था कि इस्माइल हानिये जो हैं वो हिट लिस्ट पर हैं इसराइल की, तो किस तरह की वो सिक्योरिटी उनको वो प्रोवाइड कर रहे थे। तो ये एक तो ये सवाल शायद
ना सिर्फ पूरी जो मुस्लिम दुनिया है वहाँ पर जो ऑब्वियसली फ़लस्तीन के साथ अवाम जो हमदर्दी रखते हैं उनको जवाब देना, फिर उनकी अपनी जो डोमेस्टिक जो ऑडियंस है, क्योंकि ईरान तो अपने आप को इसी तरह से बोस्ट करता है ना कि उनका जो डिफेंस सिस्टम है या वो मिलिटरीली इतने स्ट्रांग हैं कि वो ईरान, इजराइल और बाकी जो ताकतें हैं खित्ते की उनका मुकाबला कर सकते हैं। बट इस सारे इंसिडेंट ने उस मिथ को भी चैलेंज किया है। तो शायद यही वो पॉइंट है कि उसको स्कोर को सेटल करने के लिए जो उनके मुल्क के अंदर जो क्रिटिक्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए, जो बाहर ईरान से जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए ईरान को कोई ना कोई कार्रवाई तो करना पड़ेगी। अब वो किस तरह की कार्रवाई करेंगे, ऑब्वियसली मैंने जैसे कहा कि फिर उसकी अपनी एक इम्प्लीकेशंस हैं। अच्छा कामरान, ये हम देख रहे हैं ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं, इससे पहले भी हमने देखे पिछले सालों में, कुछ 3-4 सालों में कमांडर वो सुलेमानी थे, उनको टारगेट किया गया था ड्रोन अटैक में। मेरा ख्याल उस वक्त ये अगेन ट्रंप वाज द प्रेसिडेंट इन यूएसए और उन्होंने कहा था हाँ जी कि हमने उनको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, अगर आपको याद हो उस वक्त। उसके बाद यहाँ ईरानियन साइंटिस्ट थे उनको असैसिनेट किया गया। फिर इनके ईरान के प्रेसिडेंट थे, उनका अगेन चले मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर का एक क्रैश हुआ। अब हम देख रहे हैं कि इतना बड़ा हाई वैल्यू उन्होंने कैपिटल के अंदर आके वो किया है। सो एक तरीके से तो उन्होंने मतलब ईरान को वो करके रख दिया है कि उन्होंने इसराइल ने कि ये हमारे मुकाबले पे अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, अपने हाई वैल्यू टारगेट्स को भी नहीं कर सकते, शख्सियतों को, डिग्निटीज़ को। तो ईरान के पास इस वक्त क्या सपोर्ट है? पूरी दुनिया में उसको कहीं से सपोर्ट भी नहीं मिल रहा अगर देखा जाए। बिल्कुल, आई थिंक ये एक बहुत बड़ा सीरियस क्वेश्चन मार्क है कि ईरान, ये जो ऊपर तले जो वाकयात हुए जिनका आपने जिक्र किया, तो ईरान की जो सिक्योरिटी है वो तो एक सीरियस उस पर क्वेश्चन है। और ऐसी सिचुएशन में जब वो ऑब्वियसली इजराइल को खुलेआम वो चैलेंज करते हैं, तो ये तो एक ऑब्वियसली बहुत सीरियस सिचुएशन है। और अब आगे जो, और बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं कि ऐसा प्रेसिडेंट इन्होंने सेट किया है कि आफ्टर ऑल जो इस्माइल हानिये थे वो एक हमास के पॉलिटिकल चीफ थे, जो सीज फायर की नेगोशिएशन चल रही थी उसमें वो सारे मामलात को वो ओवरसी कर रहे थे। और इजराइल का इस तरीके से टारगेट करना, एक तो आई थिंक इजराइल का भी जो इस वक्त जो उनकी अमेरिका जिस तरीके से आशीर्वाद उनको देता है और उस तरीके से खुलेआम वो सारी चीजें कर रहे हैं, और उस पर आई डोंट नो कि वेदर इट इज अप्रोप्रिएट और नॉट, बट एक अल जजीरा के ऊपर किसी ने, कमेंटेटर ने बहुत अच्छा इसके ऊपर तबसरा किया, और वो तबसरा उनका ये था कि इजराइल जो है इस वक्त पूरी दुनिया की एक रोग स्टेट बन गई है। और अंग्रेजी में उन्होंने कहा था कि इजराइल इज अ मैड डॉग दैट इज नॉट ऑन द लीश, यानी कि इजराइल की मिसाल उस पागल कुत्ते की तरह है कि जिसके गले में पट्टा नहीं है। और ये हकीकत है कि वो उसको डिसरिगार्ड है जो भी इंटरनेशनल लॉज हैं, जो भी यूएन चार्टर है। एंड अगर रिएक्शन देखें बाकी दुनिया का, खास करके मगरबी ममालिक का, अमेरिका का, तो वो तो इट्स लाइक कि ठीक है जी चलता है। और अच्छा कामरान, हम देखते हैं मिडिल ईस्ट में एंडोर्स भी कर रहे हैं। अगर मिडिल ईस्ट में हम देखें जहाँ पे वहाँ पे मास है उनका कतर के, मेरा ख्याल अमीर का या क्राउन का, वो मैं देख रहा था, उन्होंने इसकी कंडमनेशन की है बिकॉज के वो समझते हैं कि हमारे यहाँ वो भी रहे थे और फिर पीस नेगोशिएशन भी थे। इजिप्ट में भी किया है। जो मेन ममालिक हैं वहाँ पे यूएई हो या सऊदीज़ वगैरह हों, तो वहाँ से ज़्यादा कोई, अगर तुर्की का भी आया है तो वो रिएक्शन नहीं आया। तो क्या वो समझते हैं यहाँ पे मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ के, जब वहाँ पे पीस निगोशिएशन उनके मुज़ाकरात हो रहे थे और उसमें ये सऊदीज़ और इजराइलीज़ जो हैं ऑलमोस्ट दे हैड, उसमें कहते हैं रीच टू एन एग्रीमेंट के चलेंगे सेपरेट स्टेट्स की, हम बात करके फ़लस्तीन के इशू को हम सेटल करने की कोशिश करते हैं। और उसी वक्त हमास ने तो लास्ट ईयर उन्होंने अक्टूबर में जो जाके अटैक किया था, जिसको कहते हैं ईरानियन की सपोर्ट थी, और ईरानियन नहीं चाहते थे कि इसराइल की और इनकी सऊदीज़ की या मिडल ईस्ट में ममालिक के तल्लुकात ठीक हों। सो वो जिम्मेदार समझते हैं ईरान को कि जनाब के पीस हो रहा था, सारी चीज़ें सेटल हो रही थी, आपने हमास के ज़रिए ये चीज़ें डिस्टर्ब की, जिसके बाद एक वो क्या कहते हैं ब्लड बाथ कहें, वायलेंस कहें, अनलीश हुआ। वो ईरान को जिम्मेदार समझते हैं इसका। आई थिंक इसके बारे में बिल्कुल ये जो टाइमिंग थी, हमास ने जो 7 अक्टूबर को एक बहुत ही स्पेक्टेकुलर किस्म का जो अटैक किया, उसके हवाले से भी ऑब्वियसली बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। लेकिन एक बात के जो हमास ने जब अटैक किया था, तो बिल्कुल उससे पहले आई थिंक एक जो ब्रॉडर जो रीजन के अंदर अमेरिका की ख्वाहिश थी, जिसे वो अब्राहम अकॉर्ड कहते हैं, कि जो तमाम खास करके जो मिडिल ईस्ट की और अरब ममालिक हैं वो रिकग्नाइज करें इसराइल को, और उसके बदले जो अमेरिका है, मसलन सऊदी अरब के केस में उनको जो सिक्योरिटी गारंटीज हैं, जो बाकी डील का जो हिस्सा है उसमें वो उनको करेंगे,
लेकिन हमास में और खास करके वो लोग जो फलस्तीन के अंदर जिनको लगता था कि शायद ये फलस्तीन का जो इशू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, तो उसको अलाइव रखने के लिए भी, अब उसके पीछे ईरान था नहीं था वो अलग बात है, बट ऑफ कोर्स हमास को ईरान बैक करता है। तो खुद हमास और जो वहां पर लोग अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उनका यही ख्याल था कि अगर ये अरब ममालिक इम्ब्रेस कर लेंगे इसराइल को और ये ब्रॉडर बड़ी डील हो जाती है, फिर तो हमारा किस्सा खत्म है। क्योंकि इसराइल जो है इस वक्त जो 2 स्टेट सोल्यूशन है उस पर बिलीव नहीं करता। वो कहता है कि अगर जो बची कुची रियासत है कामरान, इसी पे तो मुज़ाकरात हो रहे थे, इसी बात पे तो मुज़ाकरात हो रहे थे कि इसराइल जो है वो फ़लस्तीनियन की जो स्टेट है, सेपरेट स्टेट है, उसको एक्सेप्ट करेगा, रिकग्नाइज करेगा। इसी पे तो सारी डील हो रही थी। अगर उसने नहीं करना तो फिर तो डील ही नहीं होनी थी, जो सऊदीज़ कह रहे थे, अमेरिका के बाकी खिते के ममालिक, डील तो इसी पे हो रही थी। ये सऊदी अरेबिया यूएई ने दो के रिलेशनशिप अपने बढ़ाए, लेकिन सऊदी अरब ने ऑफ कोर्स उसको पता था कि जो मुस्लिम दुनिया का वो लीडर भी है और पैलेस्टीनियन कॉज को लेकर चलता भी रहा है, तो सऊदी अरेबिया पब्लिकली ये स्टेटमेंट जरूर देता रहा कि अगर हम अब्राहम अकॉर्ड के तहत ये मामला इसराइल को रिकग्नाइज भी करेंगे तो उसमें 2 स्टेट सोल्यूशन जो है वो लाजमी है। लेकिन इसराइल ने जब से ये बेंजामिन नेतन्याहू आए हैं, आपने नहीं सुना होगा कि वो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात करते हैं। वो कोई 2 स्टेट सोल्यूशन की बात नहीं करते। यही सबसे बड़ा कंसर्न था कि अगर कोई डील होगी तो क्या वो 2 स्टेट सोल्यूशन पे आके रुकेगी, या फिर जो इसराइल और अमेरिका चाहते हैं, या खास करके इसराइल चाहता है कि ठीक है। मेरा ख्याल अमेरिकन भी ये स्टेटमेंट दे चुके थे, नॉट रॉन्ग। आपके खैर आपके पास ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, बेहतर खबर होगा। अमेरिकन भी ये, उनकी भी अंडरस्टैंडिंग थी कि 2 स्टेट्स होनी चाहिए, फिर ही जाके मसले का हल निकलेगा। इसी पे तो सारी बिल्कुल नहीं, अमेरिकन भी बिल्कुल कहते हैं कि 2 स्टेट सोल्यूशन होनी चाहिए, एक वायबल स्टेट होनी चाहिए। लेकिन इसराइल जो है ऑफ लेट अगर आप देखें तो वो 2 स्टेट सोल्यूशन की बात नहीं करता, और यही वो स्टिकिंग पॉइंट है। और हमास का और जो बाकी जो प्रो इंडिपेंडेंस के जितने भी जो फलस्तीन के हवाले से जो एफर्ट कर रहे थे, उनको यही खदशा था कि क्योंकि सबसे बड़ी इसराइल को ऑब्वियसली जो मुस्लिम दुनिया में अब तो बहुत से ममालिक रिकग्नाइज करते हैं, लेकिन बहुत से नहीं भी करते। तो अगर आप इतनी बड़ी लेवरेज उनको दे रहे हैं, इतना बड़ा अगर गिव एंड टेक होगा, तो उनको यही खदशा था कि ये ना हो कि कोई कमजोर डील जो हर जो मुस्लिम मुल्क है वो अपने मफादात। मेरा ख्याल इस पे सऊदीज बड़े क्लियर थे। आपने जैसे आपने भी कहा, हम भी फॉलो करें, सऊदीज बड़े क्लियर थे कि विदाउट 2 स्टेट्स उन्होंने कोई उनके इजराइल की कोई उन्होंने डिमांड नहीं मानी। खैर एनीवे लास्टली सर, ये ईरान का अब तक ये था, इन पे तनकीद होती थी कि प्रॉक्सीज को सपोर्ट करते थे, जो इनके मुखालफीन है कहते थे। अब तक ये वार ब्लड शेड जो है वो ईरान तक नहीं आया था। सो ये यमन में हो रहा था, ये शाम में हो रहा था, ये वहाँ पे लेबनान में, या हमास, हिजबुल्ला वगैरह, इन पे इल्ज़ामात लगते थे प्रॉक्सीज को यूज़ करते हैं। अब देखते नहीं है कि अब अल्टीमेटली द वॉर हैज़ कम टू ईरान, टू तेहरान, उनके अपने घरों तक पहुँच गए सर। ये बढ़ते बढ़ते कहीं पे कोई एलिमेंट ऑफ थोड़ा सा कोई होगा, कोई अकाउंटेबिलिटी कि हमें जो अक्टूबर वाले वो अटैक्स हुए थे तो हमें उनको इतना आगे लेकर नहीं जाना चाहिए था कि अब ब्लड जो है ना हमारे घरों तक पहुंच गए। कहीं ना कहीं पे कोई अंडरस्टैंडिंग होगी कोई ईरानियन लीडरशिप में। अब तो वैसे भी नई लीडरशिप आई है, वो पिछली थी जो कर रही थी सारे फैसले। देखिए, जो नए ईरान के सदर आए हैं इनके बारे में कहा तो यही जाता है कि ये इस्लाह पसंद है, रिफॉर्मिस्ट हैं, और इनके बारे में यही कहा जाता है कि ये जो ईरान की इंटरनेशनल आइसोलेशन है उसको थ्रू इंगेजमेंट खत्म करना चाहते हैं। और उनसे तवक्को भी यही की जा रही थी दो कि अल्टीमेटली जो पावर होती है ईरान के अंदर, जो सिस्टम उनका ऐसा है, वो उनके जो सुप्रीम लीडर हैं उनके पास होती है, बट स्टिल प्रेसिडेंट कोई ना कोई मनूवर कर सकते हैं। बट ये जो इंसिडेंट हुआ है तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास वो मनूवर करने की गुंजाइश मौजूद है इमीडिएटली। अभी तक उन्होंने अपनी काबीना तक नहीं बनाई और इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और दे हैव टू रिस्पॉन्ड जो नई जो सिचुएशन है। तो इसलिए जो ईरान के नए सदर जो चाहते थे कि उनके देखें ईरान के ऊपर जो इतने अरसे से सैंक्शंस रही हैं वहाँ पर बहुत से इकोनॉमिक इश्यूज हैं और वो उन इकोनॉमिक इश्यूज को एड्रेस करना चाहते हैं। और वो कैसे एड्रेस करना चाहते हैं? दुनिया के साथ इंगेज करके। कामरान, आपकी बात से लग रहा है कि अब ईरान को प्रॉक्सीज के जरिए नहीं, जो मतलब वो पिछले 10, 15, 20 साल से करते रहे या ज़्यादा, अब प्रॉक्सी के जरिए नहीं लड़ना पड़ेगा मिडल ईस्ट में अपने मुखालफिन से। अब डायरेक्ट उनको फाइट, अपनी जंग लड़नी पड़ेगी, खुद आप उनको लड़ना पड़ेगा, मतलब वाया प्रॉक्सीज नहीं होगा क्योंकि तो डायरेक्ट हुआ है ना सारा। और पिछले दिनों जैसे इजराइल ने इन पे भेजे, इन्होंने उनको उन पे ड्रोन भेजे, उन्होंने इन पे अटैक किए थे, अब वही सिचुएशन दोबारा होगा। नो, इट्स ये तो डायरेक्ट हो गया सर। अब इसमें प्रॉक्सीज तो साइड पे हो गई हैं और जिस चीज़ से मेरा ख्याल ईरानी डरते थे।
मेरा ख्याल है बिल्कुल, आई थिंक वो प्रेसिडेंट तो एक तो अप्रैल में खत्म हो गया था जब जो ईरान की एम्बेसी थी डोमेस्कस में, जब उनको निशाना बनाया था ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड के कोई 10-11 जो सीनियर कमांडर थे उनको मारा था। और उसके बाद फिर पहली मर्तबा ईरान ने अपनी सरजमीन से जो दर्जनों ड्रोन्स और रॉकेट्स उन्होंने भेजे, वो कितने इफेक्टिव थे दैट्स अ सेपरेट क्वेश्चन। तो वो जो एक प्रेसिडेंट है वो तो ऑलरेडी एक रेड लाइन तो क्रॉस हो चुकी है कि ईरान और इजराइल एक दूसरे के ऊपर बराह रास्त जो है अब वो हमले कर चुके हैं। अब द ओनली क्वेश्चन इज कि ये मामला कहाँ पे जाके रुकेगा। इस खदशे का इजहार खुद ट्रंप भी कर चुके हैं, बाकी लोग भी कर रहे हैं कि क्या हम एक तीसरी आलमी जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। सो अल्टीमेटली मेरा ख्याल में कोई एक इंसिडेंट जो है वो एक वाइडर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको ट्रिगर कर सकता है। आपको याद होगा जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी 1914 में, वो भी बोस्निया में, वहाँ पे ये वियना के जो प्रिंस थे उनको गोली मारी गई थी, वहीं से शुरू हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वार सर। इसी तरीके असैसिनेशन मैं कह रहा हूँ कि और इस वक्त जो सिचुएशन है वो इतने फ्रंट खुले हुए हैं, इतनी वॉलेटाइल सिचुएशन है, तो एनी मिसकैलकुलेशन, एनी इंसिडेंट वो एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है उसको ट्रिगर कर सकता है। जी बहुत शुक्रिया। कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपना एक्सक्लूसिव एनालिसिस हमारे साथ शेयर कर रहे थे। और यहाँ पे वक्त हुआ ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे ये जो फंड्स थे सैलाब ज़दगान के लिए ये जमा किए गए कीनिया में, और फिर उसके बाद ये पाकिस्तान कभी पहुंचे ही नहीं, ये क्या कहानी है, क्या डिटेल्स हैं, क्लासेस आपसे डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।